नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का है। आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का है चैप्टर नंबर 2। हमने यूनिट 1 जो है कंप्लीट करा दिया है। उसे आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, यहाँ पर आपका देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं भारत में लोकतंत्र के आयाम। तो इसके जो आयाम होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में नोट दिया जाता है। ठीक, वहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, या फिर आपके कोई भाई बहन फ्रेंड या फिर कोई और है तो उनके पास भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते आगे, करते स्टार्ट। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है। तो बीए के थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ना होता है। तो ये आपका जो सिलेबस है 2025 और 26 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे द्वारा जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक, तो हमने तो सोचा था यूनिट वाइज क्लासेस कराने के लिए, बट कुछ लोगों का कहना है कि चैप्टर वाइज कराइए, तो चैप्टर वाइज ही चलिए लेकर हम चलते हैं। इसे पूरा का पूरा आपको हर चैप्टर का हर यूनिट का आपको यहाँ पर क्लास मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं हमने बता दिया भारत में लोकतंत्र के आयाम। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो भारत में लोकतंत्र के आयाम यानी कि प्रस्तावना यहाँ पर हम पढ़ेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल शासन प्रणाली तक सीमित नहीं बल्कि यह नागरिकों के जीवन, समाज, राजनीति और संस्कृति के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता यह है कि यह विविधता में एकता, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों का मूल्य जो है उन पर आधारित है। ठीक, उसके बाद में नीचे दिया गया है संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं माना बल्कि इसे एक जीवन, मूल्य और सामाजिक परिवर्तन का साधन समझा है। यहाँ पर हम देखेंगे लोकतंत्र का अर्थ। तो लोकतंत्र वास्तव में इसका अर्थ होता क्या है, चलिए देखते हैं। लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो ये जो आपका डिफिनेशन दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। पिछले साल भी पूछा गया था। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन जो कि एक अच्छे इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा देते हुए कहा है कि, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब्राहम लिंकन की परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंतिम संप्रभुता जनता के पास होती है। अगर जनता चाहे
तो सरकार बन सकती है, जनता न चाहे तो सरकार नहीं बन सकती। क्योंकि जब जनता मतदान करेगा तभी तो सरकार बनेगा, जनता मतदान नहीं करेगा तो सरकार नहीं बनेगा। यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में इसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में लागू किया गया है। भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख आयाम, तो भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख आयाम इसके पहला यहाँ पर दिया गया है राजनीतिक आयाम। तो राजनीतिक आयाम जो है सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक जो हैं वो वोट दे सकते हैं, यानी कि मतदान कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो इसमें पहला हो जाएगा आपका बहुदलीय प्रणाली, दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, जो कि विपक्ष की भूमिका और सरकार की जवाबदेही होती है इसमें। फिर यहाँ पर दिया गया आपका नागरिक स्वतंत्रता और आदि भी इसमें शामिल है। फिर है दूसरा पॉइंट आपका सामाजिक आयाम, तो सामाजिक आयाम के अंतर्गत समानता का अधिकार, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव जो है निषिद्ध है, मतलब नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भी व्यक्ति कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। आरक्षण व्यवस्था, तो आरक्षण व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय, शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, छोटा हो, बड़ा हो, उच्च हो या फिर नीची जाति का, तो उसके लिए सभी को प्राथमिकता दी गई है कि हर व्यक्ति अपने अधिकार से अपनी जो है शिक्षा ग्रहण कर सके। सभी को प्राथमिक शिक्षा की गारंटी। लैंगिक समानता, तो महिलाओं को समान अधिकार दिया गया, जितना पुरुषों को समान अधिकार दिया गया उसी के अकॉर्डिंग महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है उनका। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुधार आंदोलनों की निरंतर परंपरा जो है चली आ रही है। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है आपका आर्थिक आयाम, तो आर्थिक आयाम में जो हम पढ़ेंगे समाजवादी राज्य की परिकल्पना, जो कि समाजवाद की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं एवं आर्थिक विकास, भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर दिया गया है श्रमिकों और किसानों के हितों की रक्षा करना इनका कार्य होता है, धर्म होता है, कर्तव्य होता है। ठीक, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो है चुनौतियां भी इसमें शामिल होती हैं। सामाजिक न्याय के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण भी किया जाता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सांस्कृतिक आयाम, तो सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता, यानी कि राज्य किसी धर्म से पक्षपाती ना होना। कोई भी राज्य जो हो किसी धर्म से पक्षपाती ना हो। ठीक, फिर यहाँ पर भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता, भाषा, वेशभूषा, खान पान में भी विविधता होती है। कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में लोकतांत्रिक भागीदारी, सांस्कृतिक
अल्पसंख्यकों की पहचान की रक्षा होती है। ये पांचवा पॉइंट दिया गया है संवैधानिक आयाम। तो संवैधानिक जो आयाम होते हैं इसमें आपको मौलिक अधिकार यानी कि आपका जो मौलिक अधिकार होता है फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर ये सब चीजें आपके लिए आवश्यक होती हैं। फिर है मौलिक कर्तव्य। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा के लिए किया जाता है। और यहाँ पर है संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था भी आपकी जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। तो इसमें आपका पंचायत, नगर निगम, विधानसभा आदि शामिल होते हैं। छठा पॉइंट है छठा पॉइंट दिया गया है आपका नैतिक एवं दार्शनिक आयाम। तो नैतिक एवं दार्शनिक जो आपका आयाम होता है इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मूल्य भी शामिल होते हैं। सहिष्णुता और अहिंसा, बहुलतावाद और सह अस्तित्व भी इसमें शामिल किए जाते हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा इसमें शामिल किया गया है। नागरिकों का राजनीतिक दायित्व और कर्तव्य भी होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नियमित चुनाव। तो लोकतंत्र जो नियमित चुनाव है सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होना, जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद एकता भी इसमें होना शामिल होता है। नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण करना, ग्राम पंचायत से संसद तक लोकतंत्र की जड़ें। फिर यहाँ पर दिया गया है भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां। तो भारत के जो लोकतंत्र है उसमें कौन कौन सी चुनौतियों को शामिल किया गया है चलिए देखते हैं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता, आर्थिक असमानता और गरीबी, अशिक्षा और उदासीनता। ठीक। फिर है यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार से कमजोर हो जाती हैं इसके बारे में यहाँ पर सब चीजें दिए रहते हैं। महिला सशक्तिकरण की कमी। महिला मतलब जो सशक्तिकरण होता है उसमें कमी होने की वजह से स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन की समस्या होना। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। तो भारतीय जो लोकतंत्र है इसका भविष्य जो है निर्धारण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य जनता की सक्रिय भागीदारी, शासन, राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारदर्शिता पर निर्भर करता है। यदि संविधान के इस आदर्शों को सही मायने में लागू किया गया हो तो भारत जो है विश्व के सबसे सशक्त लोकतांत्रिक देशों में अग्रणी बना रहेगा। अब यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का निष्कर्ष देख लेते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र केवल राजनीतिक ढांचा नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है। इसके विभिन्न आयाम जैसे आपका राजनीतिक आयाम हो गया, सामाजिक आयाम हो गया, आर्थिक आयाम हो गया। नागरिकों को न केवल अधिकार
सांस्कृतिक और संवैधानिक आयाम नागरिकों को न केवल अधिकार देने हैं बल्कि उन्हें जिम्मेदारी भी सौंपते हैं। चुनौतियां अवश्य हैं, परंतु जनता की जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से भारतीय लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ और समृद्ध होगा, यानी कि विकासशील होगा। और यहाँ पर हो गया है, ये आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। आप लोग इसे देखिए और नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लास है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ऐसे ही क्लासों को पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक बात और बताइए, आपको कौन से सब्जेक्ट का नेक्स्ट क्लास मतलब अगला क्लास कौन सा चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए।